देखिए कल हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, पहले उनको लिखता हूं मैं, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, फिर हम उस बात पे आएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल I will give the basic information about the adiabatic process। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग लिखेंगे नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट between system and surrounding, between system and surrounding। तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होगा। और क्या चेंज हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, प्रेशर चेंज हो सकता है। सो दीज थ्री क्वांटिटीज कैन चेंज, ये वेरिएबल होंगे, बस हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो सीधी सी बात ये बनती है दैट change of heat energy is zero, the heat given to the system is zero and the heat drawn from the system is zero। ओके, अब हम लोग इसको लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से। सो नाउ यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, using first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw। अब हमें पता है कि ना तो हीट सिस्टम में जा रही है ना सिस्टम की हीट सराउंडिंग में आ रही है, सो दिस विल बी जीरो। तो dq के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? dq के प्लेस पर हम लोग लिख देंगे जीरो। अब इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। dw को इधर लेकर के आऊंगा तो dw नेगेटिव हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी, पहली स्टेटमेंट बनेगी du इज इक्वल टू माइनस dw। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। सेकंड इसको ऐसा लिख सकते हैं, du को उधर शिफ्ट करेंगे तो du नेगेटिव हो जाएगा, देन दिस विल बी dw इज इक्वल टू माइनस du। तो इसको ये भी लिखा जा सकता है। अब इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? माइनस dw का मतलब है द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि हमें सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करना पड़ेगा, मतलब कि कंप्रेशन करना पड़ेगा। सो बेसिकली दिस प्रोसेस इज माइनस dw क्या इंडिकेट कर रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। नेक्स्ट du पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर du पॉजिटिव है सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। और इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने का क्या मतलब है? दैट टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। और ये प्रोसेस किसको बताती है? तो आंसर है एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस बताएगी एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में। अभी इनको डिस्कस करते हैं जल्दी से। सेकंड जो प्रोसेस है, सेकंड प्रोसेस बताती है एडियाबैटिक एक्सपेंशन को। दिस इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एडियाबैटिक एक्सपेंशन। dw पॉजिटिव है, dw पॉजिटिव का मतलब क्या है? द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब कि उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि पार्टिकल्स अपनी एनर्जी से वर्क डन करेंगे। सो हियर नेगेटिव du विल इंडिकेट दैट इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस। नेक्स्ट, और इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज होने का क्या मतलब है? दैट टेम्परेचर डिक्रीजेस, मतलब गैस ठंडी हो जाएगी जब एक्सपेंशन होगा। कैसा एक्सपेंशन? एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब देखिए इन दोनों प्रोसेसेस को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एडियाबैटिक कंप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हीट एक्सचेंज नहीं करवानी है। तो सबसे पहले तो एडियाबैटिक वॉल्स क्रिएट करेंगे। तो ऐसी वॉल्स हैं जिसमें क्या नहीं होगा? बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं आएगी, अंदर की हीट एनर्जी बाहर नहीं आएगी। सो दीज आर द परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स। And here this is the piston, this piston is also adiabatic। Now we are pressing the piston in the downward direction,
डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन होगा तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रेशर राइज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो पिस्टन ये फर्स्ट पोजीशन से जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं इस पोजीशन पर आ जाता है, और दिस इज द सेकंड पोजीशन एंड इट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ द वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही आप इसको कंप्रेस करोगे तो उस समय पर क्या होगा, पार्टिकल्स के जो कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि पार्टिकल्स पहले से फास्ट मूविंग हो जाएंगे। तो जैसे ही हम गैस को सडनली कंप्रेस करते हैं, एडियाबैटिकली कंप्रेशन करते हैं, उस समय पे वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। इससे पार्टिकल्स का मोशन इंक्रीज हो जाएगा। मान लीजिए आपने इस पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने में 100 जूल का वर्क डन किया, तो वो 100 जूल का वर्क डन इसकी 100 जूल की इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और इसका क्या सबूत है कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है? तो आंसर है टेम्परेचर राइज होगा। पहले यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही सडनली कंप्रेस किया यहाँ का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 10 डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज होना क्या बताता है? ये बताता है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और कंप्रेशन में क्या राइज हो रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, टेम्परेचर राइज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वर्क डन इज नेगेटिव, और वर्क डन नेगेटिव होगा बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क इन कंप्रेशन इन मूविंग द पिस्टन डाउनवर्ड्स। तो ये पहला केस है, ये फर्स्ट केस है जिसमें ये सारी कंडीशंस आपको याद रखनी है। प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगी, टेम्परेचर राइज होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वर्क डन नेगेटिव होगा। सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस है एक्सपेंशन का। फिर से एडियाबैटिक कंटेनर है, ये पिस्टन अभी इस जगह पर था और इसके ऊपर हमने रखी हुई थी ब्रिक्स, मासेज रखे हुए थे। तो जैसे ही मैं इन ब्रिक्स को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं ये तो सब डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन बाकी की जो वॉल्स हैं वो तो फिक्स हैं, वो तो मूव नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये पिस्टन फ्री है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो जब इसके साथ पार्टिकल कोलाइड करते हैं तो इस पर फोर्स लगता है, फोर्स लगने से ये डिस्प्लेस होता है, मतलब कि वर्क डन होता है। तो ये पार्टिकल्स की जो इंटरनल एनर्जी है वो किसमें कंज्यूम हो रही है? तो आंसर है वर्क डन करने में, फोर्स लगा करके डिस्प्लेसमेंट करने में। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन होगा। हम देखते हैं कि 100 जूल एनर्जी इसकी कम हो चुकी है, और वो 100 जूल का क्या हो चुका है? वो 100 जूल का वर्क डन हो चुका है। पिस्टन इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब जब गैस एक्सपेंड होती है तो उस समय पे हमें पता है कि प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों होगा प्रेशर डिक्रीज? क्योंकि पार्टिकल्स लूजली स्पेस्ड हो जाएंगे जैसे ही एक्सपेंशन होगा, और लूजली स्पेस्ड होने के साथ साथ उनके कोलिजन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी। अब पहले जितने कोलिजन हो रहे थे वो उतने नहीं होंगे, तो अब ये इतना प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएगी गैस। सो प्रेशर डिक्रीजेस जब एक्सपेंशन होगा। कैसा एक्सपेंशन? तो आंसर है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन, यहाँ पे बर्नर लगा रखा है, हीट एनर्जी दे रहे हैं, इसको मिलेगी क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं तो बाहर की हीट एनर्जी अंदर नहीं जा सकती है। तो जैसे ही हम यहाँ से मासेस को हटाएंगे पिस्टन ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। उसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पार्टिकल्स अपनी एनर्जी खर्च करके पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज होगी, पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी को भी हम लिख देंगे कि इंटरनल एनर्जी इसकी डिक्रीज हो जाएगी, इसीलिए इसको नेगेटिव लिखा हुआ था। और वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन पॉजिटिव होगा, द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ये गैस के पार्टिकल वर्क डन करेंगे। तो ये सारी कंडीशंस हैं कौन से केस में? सेकंड केस में। ये सेकंड केस का एक्सप्लेनेशन है पूरा। ओके, तो यहां तक हमने डिस्कस किया था। अब मैंने इसके एग्जांपल्स बताए थे आपको। एक साइकिल की ट्यूब सडनली बस्ट हो जाती है, ट्यूब अचानक से फट जाती है, तो उसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो कैसा थे? वो हाई प्रेशर में थे, क्योंकि ट्यूब की जो वॉल्स हैं वो फिक्स हैं। तो हम उसमें एयर को फिल करते रहते हैं और प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। तो वो जो गैस होती है उसके अंदर वो जो एयर होती है वो हाई प्रेशर में होती है। और जैसे ही ट्यूब फटती है, बस्ट आउट होती है, तो क्या होता है? सडन एक्सपेंशन। और सडन एक्सपेंशन में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी चीजें होंगी, ये सब प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगी,
टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड वर्क इज डन बाय द गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे और ऐसा दूर जाने में उनको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तो इस वर्क डन में उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो अगर एक ट्यूब अचानक से फट जाती है तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, उसकी अंदर जो भी गैस भरी हुई थी उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, और एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि हम अपने माउथ से एयर को ब्लो करते हैं, हवा को बाहर की तरफ फूंकते हैं तो क्या होता है, तो उस केस में वो ठंडी फील होती है। तो उसका कारण क्या है, जब वो एयर हमारे माउथ में है, लंग्स में है तो हाई प्रेशर में, और जैसे ही वो बाहर आती है तो सराउंडिंग की वॉल्यूम तो बहुत बड़ी है, तो सराउंडिंग इतना बड़ा है तो बेसिकली क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वो भी एक्सपेंशन का एग्जांपल है, और एक्सपेंशन में क्या होगा, एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि उसकी इंटरनल एनर्जी, पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो रही है। इसीलिए जब हम अपने माउथ से एयर को ब्लो करेंगे तो वो ठंडी फील होगी। सो दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन। कंप्रेशन, कंप्रेशन कहाँ किया जाता है, तो आंसर है इंजन के कंप्रेसर के अंदर। हमारे बाइक और कार के अंदर इंजन्स लगे होते हैं, वो इंजन्स का क्या काम होता है, इंजन्स का काम होता है पिस्टन के थ्रू गैसेस को कंप्रेस करना और एक्सपेंड करना। कंप्रेशन और एक्सपेंशन के थ्रू ही जो केमिकल एनर्जी है, पेट्रोल को बर्न करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किस में कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब जिससे फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो हीट इंजन के अंदर जो कंप्रेशन एक्सपेंशन हो रहे हैं वो भी कैसे हैं, वो भी एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फास्ट। तो ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। देखिए हीट इंजन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कल मैंने, उसके बारे में देखो क्या था। सबसे पहली बात, हम एक असेंबली तैयार करते हैं जिसमें एक पिस्टन लगा होता है, यहाँ पर ये पिस्टन लगा हुआ है और ये इसके साथ शाफ्ट है, दिस इज द शाफ्ट, ये पिस्टन, और इसके साथ में यहाँ पर एक पुली लगी होती है, दिस इज पुली। इस पुली के साथ हम बेल्ट लगा देते हैं या चेन लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये बेल्ट लगी हुई है और ये बेल्ट किसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है व्हील के साथ, दिस इज द बेल्ट। और इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर एक कार्बोरेटर लगा होता है जो फ्यूल को इंजेक्ट करता है, या फ्यूल इंजेक्टर भी लगा हो सकता है। उसके बाद में हियर दिस इज द स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग लगा होता है। तो ये है फ्यूल इनलेट, और फ्यूल इनलेट से क्या होगा, फ्यूल आएगा और इसको बर्न करना पड़ेगा हमें। तो फ्यूल इनलेट से क्या होता है, फ्यूल अंदर आता है, पेट्रोल डीजल जिसको भी बर्न करना है हमें। और यहाँ पर ये साइलेंसर होता है, एग्जॉस्ट पाइप बोलते हैं जिसको। इस जगह पे लगा होता है वाल्व, और ये वाल्व भी कनेक्टेड होता है पिस्टन के साथ। ओके, अभी देखिए इसकी वर्किंग। तो फ्यूल इनलेट से क्या होगा, फ्यूल यहाँ पर आएगा, जैसे ये पेट्रोल की एक ड्रॉप यहाँ पर आती है, स्पार्क प्लग स्पार्किंग करता है और स्पार्किंग से क्या होता है, फ्यूल बर्न होता है। फ्यूल के बर्न होने से क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, गैसेस प्रोड्यूस होंगी। तो फ्यूल जैसे ही बर्न होता है CO2 H2O प्रोड्यूस होता है, और यहाँ पर ये जो CO2 H2O प्रोड्यूस हुआ है ये इस हीट एनर्जी से गर्म होता है। और जब ये गर्म होगा तो क्या अप्लाई करेगा, गर्म होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस चैम्बर के अंदर जो भी गैस है वो प्रेशर गर्म होने पर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है। प्रेशर इंक्रीज होने से पिस्टन फ्री है, वॉल्स तो इसकी फिक्स है, पिस्टन फ्री है तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, तो आंसर है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जैसे ही हम गैसेस को बर्न करते हैं, बर्न करने पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि पिस्टन डाउनवर्ड जाना स्टार्ट हो जाता है। पिस्टन डाउनवर्ड जाता है, एक्सपेंशन होता है, और ये शाफ्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। शाफ्ट के पुश होने से ये पुली का हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है, तो ये पुली ऐसा घूमना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही इसका हाफ रोटेशन पूरा होता है, बाकी का हाफ रोटेशन कैसे पूरा होगा, एज पर द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर ये पुली मोशन में आ चुकी है तो ये किस में रहेगी, ये मोशन में रहेगी। ये काफी हैवी होती है, भारी बनाई जाती है ये पुली, और जैसे ही इसका हाफ रोटेशन हो चुका है तो ये घूमना स्टार्ट कर चुकी है, रोटेट करना स्टार्ट कर चुकी है। अब रुकेगी क्या, तो आंसर है नहीं रुकेगी, अभी अपना फुल रोटेशन कंप्लीट करेगी।
सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये आगे की तरफ बढ़ती है, और जैसी आगे बढ़ती है पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करती है, तो शाफ्ट वापस से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है और पिस्टन जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पिस्टन जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, यहाँ होता है कंप्रेशन, कंप्रेशन होगा, और इस कंप्रेशन में क्या होता है, ये यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, वो वाल्व इस पिस्टन के साथ कनेक्टेड होते हैं, इस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो इस तरह से असेंबली लगाई होती है। तो जैसे ही पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, ये वाल्व ओपन हो जाता है, और इस हाई प्रेशर के कारण ये गैसेस साइलेंसर के थ्रू बाहर निकल जाती है। सो दिस इज द वन साइकिल, ये वन कंप्लीट साइकिल है। फिर से क्या होगा, फिर से फ्यूल आएगा, बर्न होगा, बर्न होने पर एक्सपेंशन होगा, पिस्टन नीचे जाएगा, शाफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, पुली का हाफ रोटेशन, फिर पुली अपने आधे रोटेशन को पूरा करेगी नेक्स्ट हाफ रोटेशन को, और शाफ्ट और पिस्टन को ऊपर की तरफ लेकर के आएगी, और यहाँ पर जो गैसेज होंगी वो बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, ये प्रोसेस चल रही है। और इसी प्रोसेस में पुली रोटेट करती है। पुली के साथ में हमने लगा रखी है बेल्ट, तो ये बेल्ट भी ऐसा रोटेट करेगी, और बेल्ट जब आगे की तरफ जाएगी तो इसको हमने जोड़ रखा है व्हील के साथ, जिसकी हेल्प से क्या रोटेट करेगा, व्हील रोटेट करेगा, व्हील पर फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि वर्क डन होगा। और ये कैसा वर्क डन होगा, तो आंसर है मैकेनिकल वर्क डन। तो ये मैकेनिकल वर्क है। फ्यूल के अंदर कौन सी एनर्जी थी, केमिकल एनर्जी, तो वो केमिकल एनर्जी पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उस हीट एनर्जी से पिस्टन नीचे की तरफ जाता है, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी से ये पुली रोटेट करती है, रोटेशनल मोशन की एनर्जी, फिर रोटेशन के बाद फिर यहाँ पर फिर से ये रोटेट करते हैं। तो कई तरह के एनर्जी के कन्वर्जन हो रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिक कन्वर्जन आपको याद रखना है कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैकेनिकल वर्क डन बोल दो या मैकेनिकल एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ हीट इंजन जो हमारी कार और बाइक के अंदर होती है। तो इस तरह के इंजन लगे होते हैं, ये सिस्टम होता है। तो इसमें ये जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो रहा है, वो कौन सा कंप्रेशन और एक्सपेंशन है, तो आंसर है एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन। ऐसा क्यों, इंजन तो मेटल का बना होता है, और मेटल क्या है, मेटल तो एक अच्छा कंडक्टर है जो हीट को एक्सचेंज कर सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के साथ में। तो आंसर ये है कि ऐसा होता है, हम लोग इस इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी से ये इंजन भी गर्म होगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, तो हमारी ज्यादातर जो एनर्जी होगी जो हमने फ्यूल को बर्न करके प्रोड्यूस की थी, वो तो डिसिपेट हो जाएगी, हमारे काम ही नहीं आएगी, उससे व्हील रोटेट नहीं करेगा। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही है। डिसिपेट का मतलब है वो ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जो हमारे काम में नहीं है, जिसको हम यूज नहीं कर सकते हैं उस एनर्जी को। जैसे कि यहाँ पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से इंजन गर्म हो गया, इंजन गर्म हो गया तो वो अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में रेडिएट कर रहे हैं, तो वो हीट का डिसिपेशन हुआ। उसके अलावा यहाँ पर ये पिस्टन के अपर डायरेक्शन मूव करने के कारण, शाफ्ट के चलने के कारण, बेल्ट के चलने के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड किस कारण से प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन के कारण। साउंड किस कारण प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन के कारण। तो फ्रिक्शन के कारण साउंड प्रोड्यूस हो रही है, और ये बेल्ट गर्म हो जाती है, ये व्हील गर्म हो जाता है, ये शाफ्ट गर्म हो जाती है, तो फिर से हीट एनर्जी में डिसिपेशन हो रहा है, हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो व्हील तो सिर्फ 40 जूल की एनर्जी से रोटेट करता है, बाकी के 60 जूल क्या हो जाते हैं, डिसिपेट हो जाते हैं, हमारे काम ही नहीं आते। डिसिपेशन होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि डिसिपेशन नहीं होगा, मैं बात कर रहा हूँ कि ये कंप्रेशन और एक्सपेंशन सडन होंगे। आपने ये पढ़ा होगा कि इंजन की जो पिस्टन के चलने की फ्रीक्वेंसी होती है उसको आरपीएम में मेजर करते हैं। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको कंसीडर करते हैं रोटेशन पर मिनट से, क्योंकि जब ये पिस्टन एक बार नीचे जाकर के ऊपर आता है तो पुली का एक रोटेशन पूरा हो जाता है। तो पिस्टन की फ्रीक्वेंसी और पुली की फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, तो पिस्टन की फ्रीक्वेंसी और पुली की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इसको हम लोग रोटेशन पर मिनट से लिख देते हैं, इस पुली की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे कार और बाइक में आरपीएम मीटर लगा होता है, आरपीएम मीटर में आप देख रहे हो कि 1000 आरपीएम है। 1000 आरपीएम का क्या मतलब है कि एक मिनट में 1000 बार ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और ये पुली एक मिनट में 1000 रोटेशन को कंप्लीट कर रही है। सो फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि यहाँ पर जब कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है तो उसमें हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं मिलता, तो उसमें हीट एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं हो पाती। इंजन जो गर्म होगा वो हीट एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो गैस है वो हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है।
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस गैस को बाहर भी निकाल रहे हैं। तो ये कंप्लीटली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, ये फास्ट प्रोसेस है, इसलिए हम इसको एडियाबैटिक बोल रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीटली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर में चेंजेस होंगे, यहाँ पर हीट एनर्जी का भी थोड़ा बहुत एक्सचेंज होगा जब ये पिस्टन अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करेगा, चाहे वो हाई फ्रीक्वेंसी से ही मूव करे। ओके, तो इसको एडियाबैटिक में काउंट किया जाता है। अगर हम इसकी वॉल्स को परफेक्टली इंसुलेटिंग कर दें तो कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, फिर हमारी हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट नहीं होगी। तो उस समय पर जब इसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि ये जो हीट इंजन है ये कंप्लीटली एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन कर। तो अभी तक तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है जो कंप्लीटली एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन करे, पार्शियली करता है, नॉट कंप्लीटली। बस फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से, आरपीएम ज्यादा होने की वजह से हम ऐसा बोल देते हैं कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल और बताया था साउंड वेव्स का। तो साउंड वेव्स में क्या होता है कि जब हम अपने वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करवा रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इसके अलावा हमने कोई स्पीकर लगा रखा है, तो स्पीकर में जो डायफ्राम होता है वो भी वाइब्रेट करता है, और उसके वाइब्रेशन से क्या होता है, जब वो डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से आगे जाता है तो यहाँ के पार्टिकल को पुश कर देता है, तो पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो जाता है। और जब ये डायफ्राम अपनी मीन पोजीशन से पीछे जाता है, देखो ये डायफ्राम है स्पीकर का, तो ये ऐसा वाइब्रेट करेगा आगे पीछे। तो बेसिकली जब ये मीन पोजीशन से फॉरवर्ड जा रहा है तो यहाँ के पार्टिकल को पुश कर रहा है, और जब बैकवर्ड जा रहा है तो पार्टिकल फिर से क्या हो रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, रेयरिफाइड हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं। तो साउंड का ट्रेवल करना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल क्लोजली स्पेस हो जाते हैं, रेयरफेक्शन वो रीजन होता है जहां पर पार्टिकल्स लूजली स्पेस हो जाते हैं। तो जब हम बोल रहे हैं साउंड एनर्जी, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है इस मीडियम में, तो किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। आपने इस तरह के डायग्राम्स पढ़े होंगे, ये कंप्रेशन, पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड, ये रेयरफेक्शन, पार्टिकल लूजली स्पेस्ड, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफेक्शन। तो इस फॉर्म में ये साउंड एनर्जी चलती है। और ये किससे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इसका डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा है। तो जब ये फॉरवर्ड आता है तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जब ये बैकवर्ड आता है तो रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करता है। और फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज हायर। तो जब ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं तो ये इतनी फास्ट होते हैं कि यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी किसके साथ एक्सचेंज नहीं हो पाती। यहाँ पर किसका एक्सचेंज नहीं होगा, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ। तो ये वाली जो लेयर है जिसके पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, कंप्रेशन और रेयरिफाइड हो रहे हैं, तो जब कंप्रेशन होगा तो यहाँ का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा तो ये अपनी एनर्जी को सराउंडिंग में देना चाहेगा, लेकिन इतनी देर में पार्टिकल फिर दूर हो जाएंगे, यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये सराउंडिंग से हीट लेना चाहेगा। तो जब कंप्रेशन होगा तो हीट सराउंडिंग में जाना चाहेगी, जब रेयरफेक्शन होगा तब हीट सराउंडिंग से आना चाहेगी, क्योंकि रेयरफेक्शन में, एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही नहीं होंगे, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, क्योंकि कंप्रेशन होने के बाद अचानक से एक्सपेंशन होता है, फिर कंप्रेशन हो जाता है, तो हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं मिल रहा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये जो डायफ्राम है, ये जो पर्दा है, ये क्या कर रहा है, ये गिटार की आवाज निकालता है, और गिटार की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 3000 से 5000 हर्ट्ज की होती है। 3000 हर्ट्ज, एक सेकंड में 3000 वाइब्रेशन। आप गिटार की वायर को प्लग करके छोड़ देते हैं तो वो एक सेकंड में 3000 बार वाइब्रेट होती है, 3000 टाइम्स। सो फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो यहां से ये सोचने का मौका मिलता है कि जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन है, बेसिकली वो कैसी प्रोसेसेस है, फास्ट प्रोसेसेस हैं, सडन प्रोसेस। तो सडन प्रोसेस होगी तभी तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, अदरवाइज तो हीट एक्सचेंज हो जाएगी सराउंडिंग के साथ। तो अब मैं इसकी कंडीशंस लिखता हूँ। कंडीशंस क्या है, नेसेसरी कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, walls of system should be perfectly insulating या non conducting. Walls of system should be perfectly insulating so that there will be no exchange of heat, ताकि कोई भी heat energy का exchange ना हो. Second, process should be sudden. Sudden मतलब कि fast.
प्रोसेस शुड बी सडन, मतलब कि ये फास्ट प्रोसेस है। आइसोथर्मल कैसी थी? आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस थी। अगर ढंग से क्लास अटेंड की होगी तो याद होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गैस को एक्सपेंड होने दे रहे हैं, तो गैस जब एक्सपेंड हो रही है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो हीट एनर्जी लेगी कहाँ से? सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से हीट लेकर के फिर से उसका टेम्परेचर पहले जितना हो जाएगा। तो बार बार टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हम एक्सपेंशन या कंप्रेशन करते हैं, और वो जो प्रोसेस होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, उसमें बार बार रुकना पड़ता है हमें ताकि हीट एक्सचेंज हो और सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, तभी तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये प्रोसेस सडन होनी जरूरी है, तभी हीट एक्सचेंज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज को हम रोक सकते हैं जब प्रोसेस सडन होगी तो। अब इसके एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। एग्जांपल्स क्या क्या बताएं? एग्जांपल एक तो साउंड वेव्स का बताया। साउंड वेव्स ट्रेवल इन ए मीडियम इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, साउंड वेव का किसी मीडियम में ट्रेवल करना। दूसरा मैंने आपको अभी बताया था इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन, मैंने अभी आपको ऐसा इंजन बताया था जिसमें फ्यूल उसके अंदर ही बर्न होता है, और यही इंजन आजकल हम लोग यूज कर रहे हैं। पहले एक्सटर्नल कंबस्शन आते थे, कंबस्शन बार होता था और एक मटेरियल का यूज किया जाता था जो हीट एनर्जी को इंजन के अंदर लेकर के जाता था, उनको बोलते हैं स्टीम इंजन। उनको भी डिस्कस करेंगे हम आगे चैप्टर में। साउंड वेव्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन, और इसके अलावा बस्टिंग ऑफ ए साइकिल ट्यूब, एक ट्यूब का बस्ट आउट हो जाना, और एडियाबैटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ये सारी कौन सी प्रोसेसेस हैं? ये सारी एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं, तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। अभी हम लोग बात करते हैं इसकी इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन ऑफ स्टेट, जैसे आइसोथर्मल की हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखी थी, इसी तरह से इसकी भी इक्वेशन ऑफ स्टेट लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट। आइसोथर्मल की तो बड़ी सिंपल प्रोसेस थी, वो बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं। लेकिन इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो पॉइसन लॉ को ओबे करती है, पॉइसन लॉ। तो वो लॉ मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। पॉइसन लॉ होती है पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड पॉइसन लॉ। अच्छा, इस लॉ को एक दो तरीके से और भी लिखा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक इसको लिख सकते हैं हम लोग टी वी गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सारे इसी के इक्वल में लिखे जाएंगे, तो एक साथ लिख देते हैं। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे P1 माइनस गामा टी गामा, P1 माइनस गामा एंड V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज अगेन पॉइसन लॉ, ये सारे पॉइसन लॉ है। ओके, अब इनको एक साथ लिखते हैं हम लोग। P1 माइनस गामा V गामा is equal to constant. This is called Poisson state. गामा क्या होता है? गामा हमने स्टडी किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हमने ये देखा था गामा इज इक्वल टू Ct अपॉन Cv, द रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम किसी गैस को ओपन कंटेनर में गर्म करते हैं तो उस समय पे प्रेशर कांस्टेंट रहता है,
तो ओपन कंटेनर में किसी गैस को अगर आप गर्म कर रहे हो, उस समय पर ओपन कंटेनर में, या ऐसा कंटेनर जिसमें पिस्टन लगा और वो फ्री हो, मूव कर सके, तो ऐसे कंटेनर में जब हम गैस को गर्म करते हैं, उस समय हमें जब जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी हीटअप करने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर राइज करने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और जब हम कंटेनर फिक्स वॉल का लेंगे, वॉल्यूम फिक्स होगी, उस समय जब आप गैस को गर्म करोगे और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना पड़ेगा, तो आप उसमें जितनी हीट एनर्जी दोगे तो उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये मैंने आपको क्लियरली बताया था, एग्जांपल्स भी बताए थे, जैसे हम लोग खाना पकाते हैं, ओपन कंटेनर में टाइम ज्यादा लगता है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है, और क्लोज कंटेनर में खाना पकाने में टाइम कम लगता है। तो मैंने ये मोलर स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, सीपी और सीवी। तो सीपी और सीवी का जो रेशो होता है उसको गामा बोलते हैं। गामा को एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या मोलर स्पेसिफिक हीट का रेशो भी बोलते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर एडियाबैटिक जो प्रोसेस हम लोग स्टडी करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो होती हैं वो पॉइसन लॉ को ओबे करती हैं। अब इस लॉ को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसमें कुछ हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करके, तो इन इक्वेशंस को इसमें भी चेंज किया जा सकता है। हालांकि इसका डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, बॉयल्स लॉ का था, बॉयल्स लॉ ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आइसोथर्मल प्रोसेस का। और हमारे जो सिलेबस में अभी जो काम आएगा फॉर्मूला 11th क्लास में, वो कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए, कंप्रेशन और एक्सपेंशन में वॉल्यूम और प्रेशर दोनों चेंज होते हैं। तो प्रेशर में चेंज आएगा, वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, P इंटू वी गामा का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, कल हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस। अब ये सब आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखना, क्योंकि कल के लेक्चर में ये सब काम आएगा जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे।